अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्टीशंस देखी थी, ठीक है, कि हाउ वी कैन यूज़ द पार्टीशंस, कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें और हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकें। दूसरा हमने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, टॉपिक्स। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या कहा था कि इन इफ़ बाय सम मीन्स हमारे पास कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है तो हम अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज़ द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। आज हमारे पास है बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम क्या कहता है जी, ठीक है, वो कहता है जी व्हेन वी हैव advanced information about probability of A given B and then need to calculate probability of B given A, ठीक। कि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, विच इज़ नोन एज ए गिवन बी। सो हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द रीजनिंग अबाउट causes when we observe effects। क्या हम कोई इफेक्ट्स चेक कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं, हम उसकी रीजनिंग करते हैं, उसके कॉजेज़ की, उसकी वजूहात की हम रीजनिंग करते हैं। अब इसको फाइंड करने का सिंपल हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। इट सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, नाउ दिस इज योर बेस थ्योरम, ठीक है, दैट वी कैन यूज probability of A given B into probability of B divided by probability of A, ठीक है। इसको प्रूफ करना समझना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। मैं यहाँ पे probability of A given B का हमें पता है क्योंकि गिवन है ना, हमने कहा है इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, मीन्स वी हैव द नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, बिकॉज इंटरसेक्शन इज कम्यूटेबल, ठीक है, एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इस रिलेशन से अगर हम मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ले लूँ तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको यहाँ पे प्लग करूँ तो मेरे पास ये वाला रिलेशन आ जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो अगर हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम उसका अगर इफेक्ट्स देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बेस थ्योरम को यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, सिंपल है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास अगर पार्टीशंस हो, से बी विच इज B1 B2 अप टू BM, तो जो बेस थ्योरम है हम इसको फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन because partition BI given A which is equal to probability of A given BI into probability of
bi summation of I is equal to 1 to m probability of A given B sub I into probability of B I. अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं जी, हमने एग्जांपल नंबर है ये 1.20। हमने फोन मार्ट्स कंपनी की सॉरी नहीं, ये रजिस्टर वाली जो हमने एक देखा था, एक फैक्ट्री रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग की एक रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग की हमने एक एग्जांपल देखी थी, और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 3 मशीनें हैं, B1, B2 और B3, ठीक है। और B1 से जो एक्सेप्टेबल रेजिस्टर्स बनते हैं उसकी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी मौजूद थी। B2 से जो हमारे पास एक्सेप्टेबल रजिस्टर बनते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन थी। और B3 से जो बन रहे थे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, A गिवन B2, A गिवन B3, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद थी। हमारे पास ये भी प्रोबेबिलिटी थी कि हर मशीन जो है वो कितने रजिस्टर बना रही है, और टोटल 1 घंटे में कितने रजिस्टर बन रहे हैं, 10,000, ठीक है। टोटल कितने बन रहे हैं, 10,000 बन रहे हैं। और हर एक जो मशीन है वो एक 3,000 बना रही थी, दूसरी भी आई थिंक सो 3,000 और एक 4,000, ठीक है। सो हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी मौजूद थी। सो हमने जो है उसकी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर हम सारे 10,000 रजिस्टर्स को एक बॉक्स में बंद कर दें तो हम एक रजिस्टर पिक करेंगे तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है से। सो इट मीन्स दैट हमारे पास वो एग्जांपल है, उसके अंदर हमारे पास जो गिवन चीज़ें थी वो हमारे पास सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, जो B3 मैन्युफैक्चरिंग मशीन थी उससे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस दैट वाज 0.78, और प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो गिवन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3 दैट वाज 0.6। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक और चीज़ फाइंड करें, वो क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी दैट एन acceptable resistor comes from machine B3, ठीक है। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने जो रजिस्टर एक उठाया है वो एक्सेप्टेबल है। उन 10,000 के बॉक्स में से हमने एक रजिस्टर उठाया है, ठीक है। पहले तो हमने ये देखी थी ना कि उसकी एक्सेप्टेबल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट वाज 0.78, मीन 78% चांस है कि हम सही रजिस्टर उठाएंगे विद इन ±50 ओम की नॉमिनल वैल्यू पे। लेकिन अब हम क्या देखना चाहते हैं कि हमने जो रेजिस्टेंस उठाया है हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या ये मशीन B3 से बना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ में, ठीक है, कि अब हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि A गिवन B3 तो हमारे पास था, अब B3 गिवन A एक्सेप्टेबल है, रजिस्टर हमने एक उठाया है वो एक्सेप्टेबल है, हम इस देखना चाहते हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B3 से बना है, ठीक है। सो सारा कुछ हमारे पास गिवन है। हम इसमें जब सोल्यूशन में जाएंगे तो हमने क्या फाइंड करना है, B3 गिवन A। सो बेस थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमारे पास गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3 कितनी है, 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितनी है, 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, 0.78। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.23। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्सेप्टेबल रजिस्टर है उनमें से 23% रजिस्टर्स मशीन B3 ने बनाए हैं,
एक्सेप्टेबल गिवन इट्स फ्रॉम B3। बात समझ में आ गई? ये 0.23 का क्या मतलब है कि 23% रजिस्टर्स जो एक्सेप्टेबल हैं वो मशीन B3 से मैन्युफैक्चर हुई। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी मशीन्स का भी निकाल सकते हैं, सारा डेटा गिवन है। हम कहते हैं B2 गिवन A हमारे पास क्या आता है, ठीक है, सो दैट इज 0.46। और अब इसका क्या मतलब हुआ कि 46% जो रजिस्टर एक्सेप्टेबल हैं वो मशीन B2 से बने। सिमिलरली B1 गिवन A वो कितना है हमारे पास 0.31। बात समझ में आ गई कि 31% जो एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स हैं वो मशीन B1 से बने। ठीक है, तो ये टोटल 100% हो गया कि मतलब 100% जो एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स हैं वो हर मशीन से किस तरह हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह हम उनको देख सकते हैं कि मशीन B3 से 23% हो गए, मशीन B2 से 46% है और मशीन B1 से 31% है। Now we have seen the effects. So for that we have used the Bayes theorem. क्लियर होगी बात जी? क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस इज क्विज 1.5। अब यहाँ पे क्या कहता है जी, मॉनिटर कस्टमर बिहेवियर इन अ फोन स्मार्ट स्टोर। वही हमने फोन स्मार्ट स्टोर है, वहाँ पर हम देख रहे हैं। अब फोन स्मार्ट पे हमने वहाँ पे पहले क्या देखा था, दो तरह के फ़ोन सेल हो रहे हैं, बनाना और एप्रिकॉट। ठीक है, अब हम ज़रा बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स। क्या हम कहते हैं कि हम 3 कंसेक्टिव परचेजेस को देखते हैं, और परचेजेस में हम क्या देखते हैं कि जो कस्टमर आया उसने फ़ोन ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा, दैट्स इट। फ़ोन उसने परचेज किया है या नहीं किया। ठीक है, मीन्स कि हम कहते हैं कि कस्टमर ने बॉट फोन, सो हम इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सॉरी कैपिटल B से। ठीक है, और कस्टमर नॉट बाइंग फोन हम इसको N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब एक कस्टमर आएगा या तो फ़ोन खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, कोई भी फ़ोन है, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, स्मार्टफोन। ठीक है, सो कोई भी स्मार्टफोन उसने खरीदा है नहीं खरीदा, दैट्स इट। हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं। तो एक लाजमी बात है, एक कस्टमर आएगा या तो वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब मजीद इसके अंदर उसने कहा है कि अगर कस्टमर 3 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम गुजारता है तो हम कहते हैं कि उसका जो स्टे है दुकान पे वो लॉन्ग है। ठीक है, उसका स्टे क्या है, लॉन्ग आ गया जी। सो अमाउंट ऑफ टाइम, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिनट हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसका स्टे लॉन्ग है, हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ टाइम लेस देन 3 मिनट्स है तो हम उसको कहेंगे रैपिड है, R। ठीक है बात जी। अब अगर इसको देखें तो हमारी ये जो 2 क्लासिफिकेशन की है हमने कस्टमर्स की, एक तो खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, दूसरा वो स्टे कितना कर रहा है, 3 मिनट से ज़्यादा कर रहा है, 3 मिनट से कम कर रहा है। ठीक है, सो अब अगर वो खरीद रहा है तो लाजमी बात है ना खरीदने वालों में तो नहीं रहेगा, और नहीं खरीद रहा तो खरीदने वालों में नहीं होगा। 3 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजार रहा है तो वो लाजमी बात 3 मिनट से कम वालों की लिस्ट में नहीं आएगा, और 3 मिनट से कम जो टाइम गुजार रहा है वो लाजमी बात है ज़्यादा वालों में नहीं आ सकता। सो ये हमारे पास गिवन है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ गिवन है,
प्रोबेबिलिटी मॉडल हमारे पास गिवन है और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग द फोन इज 0.7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग स्टेइंग फॉर मोर देन 3 मिनट्स, या 3 मिनट से ज़्यादा गुजारता है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एल मीन्स कि वो ख़रीदता भी नहीं है और 3 मिनट से ज़्यादा वक्त गुजारता है स्टोर में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35। सो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास बाय सम हाउ हमने इनिशियली कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है, जो हम फिज़िकल मॉडल डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें हम देखते हैं, उससे हम, क्योंकि पहले एनालिसिस करना पड़ता है हमें, कुछ ना कुछ हमें मॉडल तैयार करना है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो हमें इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ कुछ ना कुछ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सो दैट वी कैन मूव ऑन फर्दर, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने पहले भी एक एग्जांपल में देखा था कि अगर हमारे पास इस तरीके से क्लासिफिकेशन आती है तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में ले जाएं, सो दैट वुड बी क्वाइट इजी। सो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाते हैं। सो हमारे पास दो तरह से क्लासिफिकेशन है कि नॉट बाइंग और बाइंग, ठीक है। पहली क्या है, लॉन्ग स्टे और सॉरी रैपिड, ठीक। ठीक है, एक हमने ऊपर जो पार्टीशन है हमारे पास बाइंग और नॉट बाइंग की, यहाँ पर हमारे पास पार्टीशन है टाइम लॉन्ग है या रैपिड, ठीक है। मीन्स 3 मिनट से ज़्यादा स्टे किया उसने या 3 मिनट से कम स्टे किया उसने, ठीक है बात है। अब जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसको हम फिल इन कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कितनी गिवन है 0.7, ठीक है। फिर हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ l फॉर लॉन्ग स्टे, वो कितनी है हमारे पास 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन l के इज नॉट बाइंग द फोन एंड स्टेइंग फॉर मोर देन 3 मिनट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35। जी बेटा, इट्स गिवन एक्चुअली, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है, ठीक है बाजी। अब हमें पता है इसको फिल करना इजी है कि यहाँ से यहाँ तक 1 होना चाहिए, यहाँ तक, और इधर से भी यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो 1 आने के लिए क्या होगा, ये 0.7 प्लस 0.3 तो 1 हो जाएगा, 0.6 प्लस 0.4 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे फिल करना आसान है कि इन दोनों का सम हमारे पास 0.7 आना चाहिए, ठीक है, जो हमने एक्सियम 3 पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज 0.35। अब इसी तरीके से यहाँ से इधर आते हुए हमारे पास ये 0.6 बनना चाहिए इन दोनों का सम, सो दैट विल बी 0.25। अब इस तरीके से यहाँ से इधर आते हुए 0.4 आना चाहिए, ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास 0.3 आना चाहिए, तो 0.05, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए ये हमने खुद फिल इन किए हैं, बाकी हमारे पास गिवन थे ना, ठीक है, बाकी हमारे पास गिवन था। यहां तक बात समझ में आती है, क्वाइट इजी, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो पहला पार्ट है, इट सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन एल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन एल का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग लॉन्ग, ऐसा ही होता है ना, ये मतलब है, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग कितनी है, बी इंटरसेक्शन एल
ये वाला पोर्शन, बी इंटरसेक्शन आर 0.05 बटे। इसी तरीके से ये तो बी की आ गई प्रॉबिलिटी ना, एल की प्रॉबिलिटी क्या है 0.35 प्लस, क्योंकि एल इंटरसेक्शन एन या एन इंटरसेक्शन एल, ठीक है, और इस तरीके से बी इंटरसेक्शन एल, ठीक है। लिख के बताता हूं आपको, यहां पे देखिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एल प्लस ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एल आ गई ना, मैंने ब्रैकेट्स में वैसे इसको कर दिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एल आ गई, ऐसा ही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल यही आती है ना, ठीक। अब इसके साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, यूनियन है ना, तो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। सो ये जो हमारे पास आ गई, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ दिस विल, इसमें एक छोटी सी जो चीज़ है, छोटा सा एक प्रॉब्लम है, वो नज़र आ रहा है आपको। ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमने, लिखी तो सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यूनियन है, तो हमने उनको ऐड कर दिया, ठीक है, बाय एक्सिम 3, ठीक। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है ना। अच्छा, इसको करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर गलत आएगा इसका, ठीक है। आंसर गलत कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। हम लकी हुए तो शायद ना भी गलत आए, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑब्वियस मिस्टेक है वो नजर आएगी हमें मोस्ट प्रॉब्ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एल हमारे पास है 0.35, टेबल में से देख के वैल्यूज लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल हमारे पास कितने हैं 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल कितने 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर हमारे पास कितने हैं 0.05, तो ये कितना बन जाता है, हाँ जी 0.9 बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियस मिस्टेक नज़र नहीं आई, लेकिन अब दोबारा चलते हैं। ऑब्वियस मिस्टेक तो हमें नज़र नहीं, ऑब्वियस मिस्टेक क्या होती, ये 1 से ज़्यादा हो जाती प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके नहीं हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। छोड़िए, हमारे पास जो बी यूनियन एल होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल। क्यों हमने की है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल, अब ऊपर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल 2 दफा ऐड हो रही है, 2 दफा ऐड हो रही है, ठीक। इस वजह से वो गलत है, हमें उसमें से एक माइनस करनी पड़ेगी, मीन्स इस आंसर में से मुझे माइनस 0.25 भी करना पड़ेगा एक दफा, क्योंकि वो रिपीट हो रही है ना, रिपीटिशन तो नहीं अलाउड ना जी। हम जब यूनियन लेंगे तो हम एक एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफा लेते हैं, 2 दफा तो नहीं लिखते, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो इस वजह से हम इसमें माइनस बी एल मीन्स कि हम इसमें से ये जो एक पोर्शन है ये हमारे पास नहीं होगा, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमें ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वैल्यू होगी नहीं। अब जो आंसर है हमारे पास वो करेक्ट होगा, कितना है 0.25 प्लस 0.35 दैट विल बी 0.6 0.65, ठीक है, क्लियर। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तब भी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितने हैं, टेबल में देखें 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल कितनी है हमारे पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एल कितने 0.25, ठीक है। तो 0.9 माइनस 0.25 0.65, बात समझ में आ गई, ठीक है। सो ये चीज़ का ख्याल करना है आप लोगों ने, ठीक। पर आगे चलते हैं जी, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन एल। अब एन यूनियन एल क्या है, हम इसी रिलेशन को यूज करते हैं, पहले लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एल।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एल। अब इसमें भी अगर हम देखें तो कॉमन एलिमेंट्स हम ला सकते हैं ना, ठीक है। एन में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एल, एन इंटरसेक्शन आर। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है जी, एल वाला ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एल, लेकिन एन इंटरसेक्शन एल 2 दफ़ा, हम इसको 1 दफ़ा यूज़ करेंगे, ठीक है, द सेम वे। तो जब हम क्योंकि पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ एल को यूज़ कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन को यूज़ कर रहे हैं, तो जब इन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करें तो इसमें ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो वो हम डायरेक्टली उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एल सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0.6 है। ये कितनी है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन 0.7 है, और ये 0.6 है, माइनस 0. कितनी है ये, 0.35, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये देखें ना, अगर इसमें अगर हम ये माइनस ना करें तो ये 1.3 बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वायलेशन ऑफ द एक्सियम, ठीक है। यहाँ पे हमें वो अगर वही स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करते तो इजीली हम एरर देख सकते थे, ठीक है। बहरहाल तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.95, ठीक है, कि मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग और स्टेइंग लॉन्ग इज 0.95, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन बी, अगेन हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी माइनस एन। अब ये देखिए, ये तो कॉमन सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन बाइंग क्या होगा, ठीक है। एन क्या है, नॉट बाइंग, बी क्या है, बाइंग। तो अब ये क्या बन रही है, बाइंग और नॉट बाइंग आपस में क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस को पूरे को पार्टीशन बना रही है ना। ऊपर टेबल आप देखें ना, पार्टीशन ही बन रहा है ना, पार्टीशन बन रहा है तो हमने ये टेबल बनाया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, असल में हम पूरे टेबल की, पूरी पार्टीशन की, सॉरी सारी की सारी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं। अब इसमें एन इंटरसेक्शन बी तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि पार्टीशन की बेसिक डेफिनेशन है, दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नजर आ जाएगा हमें, ठीक है। ये 0 है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है उसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कितने, 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ which is probability of sample space 1। बात समझ में आ गई। These are just given for the sake of argument, ताकि आप लोग इसको समझ सकें। इसी तरीके से हमारे पास probability of LR, what's the probability of staying long intersection with rapid staying, means कि rapidly आप चल less than 3 minutes पे चले गए, ठीक है। So this is something L complement, क्योंकि R और L क्या आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, या 3 मिनट से ज़्यादा होगा या 3 मिनट से कम होगा, दरमियान में तो कोई चीज़ नहीं। कोई बंदा 3 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा भी रुके और कम भी रुके, ये तो मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो अब जिस वक्त कंप्लीमेंट के साथ उसी इवेंट की आप इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट्स ऑब्वियसली अ नल सेट, ठीक है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट विच इज 0। ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन आर के लॉन्ग स्टेइंग लॉन्ग एंड गोइंग रैपिड, दे कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली पॉसिबल, ठीक है, एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इस वजह से ये 0 होगा हमेशा। क्लियर होगी जी यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये जो कुछ अभी तक हम देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल द बेसिस फॉर ऑल द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। सो ये मत समझिएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, क्विज दे दिया, दैट्स फिनिश्ड। ये सिर्फ जस्ट लाइक बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होती है अरिथमेटिक में, दीज आर बेसिक थिंग्स, ठीक है। आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये नहीं कि इससे बहुत कोई हवा बन जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ बन जाएगी।
दैट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बेसिस हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट रखिएगा अपना। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज आर्टिकल 1.6। 1.4 तक आपने असाइनमेंट दिया ना, 1.5 से आगे कंटिन्यू रखें, अपने क्वेश्चंस जारी रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस क्या है? आज़ादी, खुद मुख्तारी, ठीक। प्रोबेबिलिटी में आज़ादी किसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि वैसे तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है। 14 अगस्त को भी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है खुद मुख्तारी? यहाँ पर क्या है जी, two events are independent if observing one event does not change the probability of observing the other event। मीन्स के इंडिपेंडेंस, दो इवेंट्स हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट हैं उस वक़्त जब एक इवेंट को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसको ऑब्ज़र्व करते हुए हमारे किसी और इवेंट के ऊपर कोई असर ना पड़े। ठीक है बाजी। हम उस वक़्त कहेंगे कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, दो इवेंट्स खुद मुख्तार हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई भी असर नहीं डालते। एक इवेंट हो रहा है, उससे दूसरे इवेंट के होने ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए हम इसकी बाकायदा डेफिनेशन लिख लेते हैं। इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट if and only if probability of A intersection B can be written as the product of their individual probabilities। दो इवेंट्स को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वो कब इंडिपेंडेंट है? जब हम अगर उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ लेके मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें और हमारे पास वो आ जाए उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ के बराबर, तो हम कहेंगे ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इंडिपेंडेंस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि इंटरसेक्शन ज़ीरो होना चाहिए। अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो है तो वो इंडिपेंडेंस कैसे शो करेंगे? वो तो है ही ज़ीरो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। मीन्स कि उसका ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो दैट्स ज़ीरो, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये मे बी समटाइम्स लिटरेचर पढ़ते हुए आपको सेम मीनिंग नज़र आए कहीं पे, बट प्रोबेबिलिटी में दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि अगर हम उनकी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटीज़ लें तो हम उनका प्रोडक्ट लें, सो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर इंटरसेक्शन। क्लियर है कि बात है? एक सूरत में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और वो सूरत क्या है? ईदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ज़ीरो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ज़ीरो, ठीक है। तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो है। दूसरी साइड पे जीरो करने के लिए दोनों में से किसी एक टर्म का जीरो होना जरूरी है ना। बात समझ में आ रही? के इंटरसेक्शन बी हमारे पास जीरो आ जाता है क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी बी जीरो हो जाए, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो है,
सो हम कहेंगे दोनों साइड पे 0 है, दोनों साइड्स इक्वल होगी, इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट आल्सो। सो दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी कि कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। वही हम देख रहे हैं, फोन स्मार्ट स्टोर वाली एग्जांपल है। उसी को कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट एग्जांपल देखी हमने। ठीक है, कि हमने देखना है कि 3 परचेजिंग डिसीजंस, ठीक है, हमने जो भी बात की तो 3 परचेजिंग डिसीजंस की बात कर, बाइंग है या नॉट बाइंग है। ठीक है, पहले हमने सिर्फ देखा बाइंग है या नॉट बाइंग है, उनकी प्रोबेबिलिटीज की। अब हम देखते हैं कि 3 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, 3 सीक्वेंस ऑफ हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे हम कि एक कस्टमर आया उसने बाय किया या नहीं किया, दूसरा कस्टमर आया उसने बाय किया या नहीं किया, तीसरा कस्टमर आया तो उसने बाय किया है या नहीं किया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्योंकि उसमें 3 वो हैं हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, मीन्स कि या तो तीनों कस्टमर्स बाय करेंगे, ठीक है, या एक नहीं बाय करेगा, या दूसरा नहीं बाय करेगा, या आखिरी दोनों नहीं बाय करेंगे, या पहला बाय नहीं करेगा तो आखिरी 2 बाय करेंगे। ठीक है, या पहले 2 बाय नहीं करेंगे तो आखिरी बाय करेगा, या पहला बाय करेगा दूसरा बाय पहला नहीं करेगा दूसरा बाय करेगा और तीसरा नहीं करेगा, या तीनों ही बाय नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास टोटल ऑब्वियसली 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि बाइंग और नॉट बाइंग इज अ बाइनरी थिंग ना। ठीक है, इधर 0 और 1। सो इस वजह से हमारे अब कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। कहते हैं B2 इवेंट है। B2 क्या कहते हैं, द सेकेंड कस्टमर परचेजेज अ फोन। सेकेंड कस्टमर परचेजेज अ फोन। अब जब सेकेंड कस्टमर परचेज कर रहा है तो B2 में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, BBB, BBN, NBB, NBN, और सारे जो आउटकम्स हैं दे आर इक्वली लाइकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या आ जाएगी, 4/8 विच इज 1/2। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा फिर दूसरा जो हमारे पास एक इवेंट है N2। N2 में क्या कहता है जी कि सेकेंड कस्टमर इज नॉट बाइंग द फोन, सेकेंड कस्टमर इज नॉट बाइंग द फोन। तो BNB, BNN, जो भी सेकेंड कस्टमर पे N आएगा वो हम ले लेंगे। सो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ N2 क्या आ जाएगी हमारे पास, 4/8 विच इज 1/2। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, नाउ अब हमने ये चेक करना है कि ये B2 और N2 इंडिपेंडेंट है या नहीं है। B2 और N2 जो 2 इवेंट्स हमने डिफाइन किए हैं, क्या ये 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। सो उसके लिए हमारे पास सिंपल जो टेस्ट है वो क्या है, हम B2 N2 इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ N2। अब B2 और N2 की प्रोबेबिलिटी तो आ गई हमारे पास, B2 इंटरसेक्शन N2 निकालना है हमने। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले B2 इंटरसेक्शन विद N2 निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगा, ये देखें ना, B2 के एलिमेंट्स ये हैं और ये N2 के एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या कॉमन है, नथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि जो सेकंड कस्टमर बाय कर रहा है वो नॉट बाइंग की तो लिस्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट इज 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इज 0। सो इट मीन्स दैट this 0 is not equal to 1/2 into 1/2, simple. So it means that we can say कि हमारे पास जो
दो इवेंट्स हैं B2 और N2, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, आप कोई और इवेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें B1 फर्स्ट कस्टमर बाइज द फोन, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये वाले पहले 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे ना आपके पास। ठीक है, सो BBB, BBB, BBN, BNB, BNN। ठीक है, कि फर्स्ट कस्टमर बाइज द फोन ना। ठीक है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज अगेन 4/8 विच इज 1/2। अब हम कहते हैं कि B1 और N2 क्या इंडिपेंडेंट है? ठीक है, सो हम चेक कर लेते हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर प्रोबेबिलिटी B1 और N2, ठीक है, B1 और N2 क्या इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको इस टेस्ट से गुजार लेंगे। तो हमें पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो B1 इंटरसेक्शन विद N2 हमारे पास क्या आएगा? B1 के हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, एक तो BNB आ गया, BNN भी आ जाएगा हमारे पास। सो ये क्या आ जाएगा? 2/8 विच इज 1/4। अब इसको इस में डाल देते हैं, दिस इज 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। सो दिस इज बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट नाउ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कि पहला कस्टमर अगर फोन खरीद लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। बात समझ आ रही है? कि एक कस्टमर ने फोन खरीदा है, लाजमी तो नहीं है कि अगला खरीदेगा, इस पे तो डिपेंडेंट नहीं है। ये वो कहानी तो नहीं है कि हम जाके कहते हैं जी पहले तुम खरीद के लाओ फिर मैं लूंगा। वो जैसे वालिदैन के पास जाते हैं ना, छोटे को बेचते हैं, जाओ पैसे लो, फिर दूसरा आ जाता है मैं भी हूँ पीछे। तो वो डिपेंडेंसी हो सकती है, अदरवाइज जब परचेजिंग के लिए जाते हैं तो वो फिर इंडिपेंडेंट होता है। लाजमी नहीं है कि दो दोस्त भी कहें तो वो एक ही चीज़ खरीदेंगे या दोनों बाइंग करेंगे लाजमी। ठीक है, सो यहाँ पर भी जो फोन स्मार्ट कंपनी स्टोर है उस पर भी हमने देखा है कि अगर एक कस्टमर परचेज करता है, लाजमी नहीं है कि दूसरा कस्टमर भी परचेज करे। सो विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।